वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी जेई 2025 के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी मित्र साथीगण हैं जो हमसे जुड़े हैं इस दौरान, हमारे चैनल पे अब 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं प्रयास करने जा रहा हूँ कि आरआरबी जेई में 2024 का जो एग्ज़ाम था जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सारे कारणों को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या कमी रह गया था, उसको सेल्फ एनालाइज करने वाले हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई कारण है तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2025 के नोटिफिकेशन में आपका सिलेक्शन हो तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना है। ये 10 मिनट आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, आपके आंखें खोल सकता है कि आपको आखिर गलती कहाँ रह गया। देखिए, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तरह के वो स्टूडेंट हैं जिनका CBT 1 ही नहीं निकला था, और कुछ ऐसे हमारे मित्र साथीगण होंगे जो कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गए, जिनका CBT 2 कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से रह गए, तो वो उनका बैड लक था। तो लोगों के लिए, दोनों तरह के लोगों को मैं इस बार डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिनका 2024 के नोटिफिकेशन में CBT 1 क्लियर नहीं हुआ था, मतलब वो CBT एग्जाम क्या कारण रहा देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है। इस तरह के चार्ट लेने हैं और इस पर देखना है कि क्या हमसे कमी रह गया, क्या हमने कुछ आपको लिखना ज़रूर है कि मेरे से गलती कहाँ हो गया, चूक कहाँ हो गया, तो वो आपको पता लगेगा कि हाँ, हमसे यहाँ चूक हुआ। आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो खुद से सवाल करिए कि क्या सिलेक्शन में हमने इस नोटिफिकेशन में, इस एग्ज़ाम में क्या हमने पूरा 100% अपना दिया था, या फिर हम और किसी एग्ज़ाम में फंसे पड़े हुए थे, या फिर हमारा जो तैयारी स्टार्ट किया वो बहुत देर से किया जिसमें कि हमारा पूरा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाया। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आप बहुत देर से तैयारी स्टार्ट किए होंगे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने तैयारी तो स्टार्ट किया लेकिन आपका जो पाथ था वो सही नहीं रहा, आपका जो डिसीजन हुआ वो सही नहीं हुआ, आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए। ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करना है कि हमसे गलती कहाँ हो गया। आपको पता है कि CBT 1 का जो सिलेबस है, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके के टोटल 15 सवाल आते हैं। और इन 100 सवालों के लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब 1.5 घंटे का समय होता है। 100 सवाल आपको बनाने होते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आपको इसका आइडिया होगा। मैं इससे दो मत नहीं रखता हूँ कि आपको आइडिया बिल्कुल होगा। क्या आपने मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जीके GS का सिलेबस आपने पूरा कवर किया? खैर, जीके का सिलेबस तो किसी से कवर नहीं हो पाता है, लेकिन साइंस का सिलेबस जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि क्लास 9 और क्लास 10 के NCERT से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तो आपको उसको कवर करना था। क्या आपने कवर किया? अगर कवर नहीं किए हैं तो ये गलती इस बार मत करिएगा। आपको साइंस अभी भी बतला रहा हूँ मैं कि क्लास 9 और क्लास 10 के NCERT को पढ़ के ही जाना है, क्योंकि रेलवे यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और किसी तरह के फैशनेबल बुक्स पे, ब्रांड के नाम पे, किसी टीचर के नाम पे वो बुक मत खरीद लीजिएगा और वहाँ जा कर के फंस मत जाइएगा। मैथ के जो 30 सवाल आते हैं, क्या आपने मैथ में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे? क्या आपको अरिथमेटिक और एडवांस मैथ का सारे कॉमन सवाल जो आते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उस हर एक टाइप के सवाल आप प्रश्न हल कर पा रहे थे? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। रीजनिंग में क्लॉक से लेकर के कैलेंडर, एज, सिलोजिज्म, मैट्रिक्स, इस तरह के जितने भी सवाल आते, क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता था? एज, रिलेशन, ये सब के सवालों का जो कॉन्सेप्ट था आपको पता था? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लॉजिकल जो सवाल आते हैं वो उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम था? अगर नहीं मालूम था तो इन सारे खामियों को आप दूर करेंगे। और जीके के लिए करेंट अफेयर अगर आपने छोड़ा होगा तो 5 से 7 करेंट अफेयर पूछा गया था दोनों शिफ्ट में। जितने शिफ्ट चले सारे शिफ्टों में 8 से 10 सवाल, 5 सवाल ऐसे पूछे गए थे। तो आपको करेंट अफेयर 1 साल का कवर करना था। अगर आपने नहीं किया तो इस बार ज़रूर आप इसको कवर करेंगे। अगर आपका सिलेबस मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कवर रहा होगा, तो एक गलती लोगों से हुआ है, वो है मॉक टेस्ट का। क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया था? कम से कम आपको एग्ज़ाम के CBT 1 के 1 महीना पहले से डेली 1 मॉक लगाने चाहिए थे। 1 से 2 मॉक आपको डेली लगाने चाहिए, ताकि आपको पता है कि 100 सवाल सोल्व करने के लिए आपके पास टोटल 90 मिनट का समय होता है। मतलब एक सवाल पे आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। तो आपको इसमें से टोटल 30 मैथ हैं, 25 रीजनिंग है, तो 55 सवाल ऐसे हैं जिसको हल करने में समय लगता है। तो इसमें जो स्पीड है और एक्यूरेसी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको मॉक के बहुत सारे प्रैक्टिस करने थे। अगर आपने इसमें गलती किया कि आपने मॉक नहीं कवर किया है, तो आपको फिर से जब भी आप 2026 का एग्ज़ाम होगा, 26 में जब भी एग्ज़ाम होगा, आपको कम से कम 30 से 40 मॉक लगा के जाने हैं। और मॉक लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस की आपके किस तरह के सवाल हैं जो एग्ज़ाम में नहीं बन रहे हैं।
अगर आपको ये पता होगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, हमारी कमजोरी कहाँ पे है, तो उसको आप सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ मॉक देखते हैं, तो उससे कोई इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम में नहीं होने को है। ना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और ना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले जब भी मॉक आप देते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा उसके एनालिसिस में लगाइए कि हमसे चूक कहाँ हो रहा है, किस टॉपिक में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, जीके में नहीं आ रहे, मैथ में नहीं आ रहे, रीजनिंग में नहीं आ रहे, और उस खामी पे काम करिए, आपका मार्क्स इंप्रूव मिलेगा। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सारे खामियां रही होगी और उसका मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ में बताते आया हूँ। अब एक बार फिर से इनको बताऊं तो आपको हर एक टॉपिक को पूरा कवर करना है, कहीं भी कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कहाँ से सवाल आएंगे। तो आपको सारे टॉपिक पूरे मन से बहुत अच्छा से कवर करके जाने हैं। मॉक का जितना से ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है और डेली मॉक लगाना है। डेली कम से कम 30 से 40 मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। जो भी कमी आपका रहा उस पर काम करेंगे और 80 से 85 टारगेट लेके चलेंगे। 85 अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो आपका CBT 1 इस बार 100% निकलेगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। टाइप के जो हमारे मित्र होंगे जिनका CBT 1 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया होगा और CBT 2 में किसी तरह रह गए होंगे, हो सकता है उनका टेक्निकल बहुत पुराना छूटा पड़ा होगा, वो पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है वो उनके पास इनफ समय नहीं रहा होगा कि वो अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, या फिर ऐसे भी मित्र साथीगण होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया, सब कुछ किया, मॉक भी लगाया, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स रह गए, तो उनके लिए उनका मैं बैड लक मानूंगा। हो सकता है आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लगे रहिए। देखिए अगर आपका CBT 2 में 3 तरह के हम कैंडिडेट को काउंट कर रहा हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट जो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से रह गए, उनका तो भाई बैड लक था। आप इस बार प्रयास करिए, इस बार अगर आपका किस्मत साथ दिया तो आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये बात से झुटलाया नहीं जा सकता कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें लक भी एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा चीज़ है कि बहुत ऐसे मित्र होंगे जो 10 से 12 मार्क्स से रह गए होंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो 10 से 12 मार्क्स से रह गए होंगे। उनका क्या करना है आगे हम देखेंगे। कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनका मार्क्स 70 से 80 के बीच में ही आया होगा। वो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, और या फिर कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, तभी उनको 150 में से 70 से 75 50% मार्क्स ही आ पाए। तो उनको क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप अंत तक ज़रूर देखते रहें, कहीं भी स्किप करने का प्रयास ना करें। देखिए बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इस बात पे ही गलती कर दी है कि वो सिलेबस प्रिंट नहीं किए और उसको कवर किए नहीं। अब वो सिलेबस को पूरा का पूरा रिवाइज नहीं किए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ये ही उनको नहीं पता है। तो कैसे हो सकता है ये सिलेक्शन? सबसे पहली बात, आपको सिलेबस को प्रिंट करना है, अपने पास लगाना है डेस्क पे, और डेली देखना है कि हाँ हमारे इस टॉपिक में, जैसे हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में अगर हम देखते हैं सोम में कौन कौन से टॉपिक हैं वही पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, जैसे कास्टिंग नहीं पढ़ना है आपको, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नहीं पढ़ने हैं, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, और जो पढ़ना है वो ज़रूर पढ़ना है। जैसे टोम नहीं पढ़ना है, तो ये सारे मशीन डिज़ाइन नहीं पढ़ने हैं, तो ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, और क्या पढ़ना है ये भी पता आपको होना चाहिए। तो बहुत सारे तो मित्र ऐसे हैं जो उसी में गलती कर बैठे हैं। तो आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पिन पॉइंट तक कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहले सिलेबस आप कवर करेंगे अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो। दूसरा, आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका सिलेबस रहा था वो आप, जैसे मैकेनिकल के जितने भी सिलेबस थे, मान लीजिए कोई टॉपिक होगा कि कोई मेट्रोलॉजी छोड़ के गए होंगे, कोई जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थे वो छोड़ के गए होंगे, कोई थर्मो का HMT IC इंजन, या फिर सोम छोड़ दिए होंगे जिनको जो हार्ड लग रहा होगा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ के गए होंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि आज का ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कुछ भी गेस नहीं किया जा सकता है कि किस पोर्शन से कितने सवाल आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमको बता दीजिए कि किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे। तो अब तक कितने आए हैं ये बताया जा सकता है, आगे कितने आएंगे ये बताया नहीं जा सकता है। तो आपको पूरे सिलेबस को बड़े अच्छे से कवर करना है और कंप्लीट करना है। थ्योरी को कवर करिएगा, उसका मॉक भी लगाएंगे और उसका सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे, और प्रीवियस ईयर सवालों का तो सोल्व करना मैंडेटरी ही है। ठीक है, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार भी देखा? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार भी देखा होगा तो आपके 60 से 70 मार्क्स तो नहीं आते, ज़्यादा मार्क्स आते, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता लगेगा कि किस डेप्थ तक के प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, और उसी डेप्थ तक के सवाल आगे भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार थ्योरी को रिवाइज करना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी लगाने हैं, और नए नए तरह के सवालों को सोल्व करने का भी प्रैक्टिस करना है। ये नए सवाल आपको मॉक में मिलेंगे, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। क्या आपने मॉक लगाया?
अगर आपने मॉक लगाया तो किस लेवल का लगाया। जैसे टेक्स्ट बुक पे किसी और लेवल का चल रहा था और भी जो पेड टेस्ट थे वो अलग लेवल पे खेल रहे थे। तो आपको प्रयास करना है कि 1 से 2 ब्रांड का या फिर कंपनियों का आपको मॉक लेने हैं और उसमें प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, इस तरह के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें समय कम है और प्रैक्टिस ही एक की है, ताकि नए नए तरह के सवालों को आप सोल्व कर पाएँ। उसको कैसे समय में ही मैनेज करें, नए सवालों को कैसे टैकल करना है, ये आपको आइडिया मॉक से ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि मॉक के सारे सवाल आपको रिवाइज होकर के या फिर रिपीट होकर के वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको नए तरह के सवालों को सोल्व करने का एक वहाँ से आपको फेस करने का एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चन इन सारे चीज़ों को बात करते हुए इस बार का टारगेट क्या रहना चाहिए, 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या टारगेट आप रखेंगे। CBT 1 में मैंने बताया कि 85 के आसपास टारगेट रखेंगे और CBT 2 में आपका टारगेट रहना चाहिए करीब 110 के आसपास। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जो आपने अगर आप नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल आते हैं और साइंस से 15 सवाल आएंगे, इन्वायरमेंट के 10 सवाल आते हैं और कंप्यूटर के 10 सवाल आते हैं। तो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के जो 10-10 सवाल 20 सवाल आते हैं, 20 नंबर के आते हैं, इसको बहुत कम समय दे करके बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आपने CBT 1 में भी पढ़ा है, साइंस के सवाल, उसको भी आपको, चूँकि आपने CBT 1 में पढ़ रखा है, NCERT से ही सवाल आते हैं, तो उसको भी 15 नंबर लाना बहुत आसान होता है। तो मतलब 35 मार्क्स ऐसे हो गए। बाकी जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल आते हैं, जिसमें से आप टारगेट रखिएगा आउट ऑफ 50 मार्क्स में से आप 40 का टारगेट लेकर चलिएगा। मेरा खुद का बात करूं तो मेरे से ये आउट ऑफ 50 में से 35 मार्क्स आए थे और आप इससे थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है और इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की संभावना है। और टेक्निकल में 100 सवाल आते हैं, आपका जो भी ब्रांच रहा होगा उसमें 100 सवाल आएंगे और उसमें से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टेक्निकल बहुत अच्छा कर लिया लेकिन 50 नंबर का नॉन टेक्निकल छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण होंगे जिनको इसमें बहुत कम मार्क्स आया होगा, 20 से 25 मार्क्स से ऐसे बहुत सारे मित्रों का आया है। तो वो इस टॉपिक पे 50 नंबर जो नॉन टेक्निकल CBT 2 में पूछा जाता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और उसको भी कवर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपके 110-115 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको पता लगा होगा कि आपने 2024 के नोटिफिकेशन में जो 25 में एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने क्या गलती करी, और वो गलती इस बार आप रिवाइज नहीं करिएगा और इस बार आप एक सिलेक्शन लीजिएगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इस तरह से आप देखते रहिए। अगर आपको हमारे गाइडेंस वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हमने कैसे 85 मार्क्स CBT 1 में लाए, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि मैंने कैसे 3 से 4 महीने में अपना टेक्निकल पूरा टॉपिक कवर किया। तो आपको ये दोनों वीडियो देखिए, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।